नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। किसी भी इंसान की निगाहों में छल, कपट, साजिश, फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है जुर्म की किताब, जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। हिंडौन सिटी के कंजोलियान का पुरा बस्ती में 5 साल की दलित मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मेडिकल जांच में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। वहीं पुलिस आरोपियों की शिनाख्त का दावा कर रही है, हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, इंसाफ के इंतजार में परिजन। ये बेबस और लाचार मां अपनी 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म से टूट गई है। ये बदहवास है, बेसहारा है। इस मां को तो ये भी नहीं पता था कि इस मामले की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए। 28 फरवरी की वो काली रात जब इस मासूम को बलात्कार का शिकार बनाया गया, जिसके बाद इसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज कराने के बाद ये खामोश हो गई। लेकिन जब समाज के लोगों को वारदात के बारे में पता चला, तब जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मेरे बच्चे ने लेकर, मैं सो रही 5 साल की बच्ची थी, तो वह को रात में उठा कर लेगा। अब बच्ची को मुझे पता नहीं है कब लेगो कब नहीं लेगो, रात की बात है ये। मेरे को सुबह पता चला। बलात्कार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मासूम का मेडिकल कराया। जांच में बलात्कार की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और पुलिस को यकीन है कि आरोपी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बालिका के परिजनों द्वारा रिपोर्ट 4 दिन देरी न दी गई थी। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 टीमों का गठन किया और हमारे द्वारा इसमें लिप्त अभियुक्त की पहचान की जा चुकी है। 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार की यह घटना करौली के हिंडौन सिटी की है। धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, करौली। चूरू में चलती ट्रेन से एक यात्री को टीटीई और आरपीएफ के जवानों ने धक्का दे दिया, जिससे शख्स की मौत हो गई। जीआरपी ने इस मामले में 2 टीटीई और जीआरपी के 2 जवानों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। चलती ट्रेन से टीटीई ने दिया धक्का, ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत। यह तस्वीर है मनोज कुमार मेघवाल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि चलती ट्रेन से धक्का देकर इसकी हत्या कर दी गई। मनोज मेघवाल की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने जीआरपी पुलिस थाने पर बवाल कर दिया। 2 टीटीई पर हत्या का मामला दर्ज, जीआरपी के 2 जवान भी आरोपी। मृतक मनोज कुमार मेघवाल के चाचा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि रतनगढ़ से बीकानेर जाने वाली सवारी गाड़ी में बैठकर मनोज परसनेऊ जा रहा था और इसी ट्रेन में सवार रेलवे के टीटीई विजय सिंह, राजीव जोशी और जीआरपी के 2 जवानों ने चलती ट्रेन से मनोज को धक्का दे दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। कल शाम की घटना है, जो ट्रेन रतनगढ़ से 7:30 के रवाना होकर बीकानेर जाती है। उस ट्रेन में चेकिंग स्टाफ था और उसमें ये मृतक मनोज कुमार भी यात्रा कर रहा था। तो इन परिजनों का आरोप है कि टीटी स्टाफ ने चेकिंग के दौरान इसको धक्का देकर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमे की मांग कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश हमारे जीआरपी के डीवाईएसपी बीकानेर श्री प्रताप सिंह जी ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रेन में बच्चों से मारपीट कर रहा था टीटी, बीच बचाव करने पर मनोज को दिया धक्का। मनोज के चाचा ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके गांव के 2 अन्य बच्चों नारायणी और पिंटू से टीटीई मारपीट कर रहा था। मनोज ने बीच बचाव करना चाहा तो टीटीई और जीआरपी के जवानों ने मनोज को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। टीटीई और जीआरपी जवानों की इस करतूत के कई चश्मदीद हैं, लिहाजा दोनों टीटीई और जीआरपी के जवानों को बचना मुश्किल है। मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चूरू। 18 साल का वो लड़का देखने में स्मार्ट, ब्लेजर पहना हुआ, गले में आई कार्ड, कुल मिलाकर पहली नजर में उसे कोई भी आदमी सब ही कहेगा। मगर वो जो कर रहा था उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो टीटी बनकर लोगों को झांसा देता था। जब उसकी कलाई खुली तो उसके कारनामों को देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए।
देखने में सभ्य और किसी अच्छे कॉलेज का छात्र सरीका दिखने वाले इस लड़के की हरकत आपको हैरान कर देगा। इसके इरादे किसी शातिर शख्स जैसे ही हैं। दरअसल जयपुर के गांधीनगर स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जो फर्जी टीसी बनकर लोगों को झांसा दिया करता था और उनसे रुपए ऐंठ लेता था। आरपीएफ की गिरफ्त में आए शख्स का नाम है आशीष उर्फ अमन और इसकी उम्र है सिर्फ 17.5 साल। आरोपी अमन के पास से आरपीएफ ने 3 फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं, जिनमें से 2 में इसकी अलग अलग पहचान है। आरोपी के मुताबिक टीसी जैसे कपड़े उसे मॉल में पहले काम करने के दौरान मिली थी, जहां इसी तरह के कपड़े पहनने होते थे। बैठा था आराम से, आके उन्होंने मेरे को पीटा। 2 लड़के आए, पीट के जैसे मैं गया भगा तो वो आरपीएफ ने पकड़ लिया। मेरे को पकड़ लिया तो मैं उनको जान बचा के भगा, तो फिर मेरे को उन्होंने पकड़ लिया। वो 2 बच्चे थे जो छोड़ के भग गए। फिर इन्होंने में आईडी कार्ड था वो रखे हुए थे मेरे पास अंदर, एक ही था वो उन्होंने पाया गया। ऐसे टीटी की वर्दी पहन के? वर्दी कुछ नहीं थी, वर्दी हाइपर सिटी की थी। मैं हाइपर सिटी में जॉब करता था, फन सिनेमा में। ठीक है। आरपीएफ ने आरोपी युवक को जीआरपी थाने के हवाले कर दिया है और अब आरोपी युवक से पूछताछ जीआरपी पुलिस करेगी। युवक ने अभी तक पुलिस को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये युवक बांदी कुई के बसवा गांव का रहने वाला है। अपने वहाँ पे पकड़ा है, उसके पास 3 अपने आई कार्ड मिले हैं टीटी के, एक बैज मिला है, टीटी की यूनिफॉर्म पहने हुए था, टाई है, और अभी अनुसंधान करेंगे। जब आरपीएफ ने युवक को गांधीनगर स्टेशन से पकड़ा उस वक्त आरोपी युवक की जेब से करीब 4120 रुपए बरामद हुए। जीआरपी पुलिस अब आरोपी युवक से इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि आखिर वो इस तरह के अपराध में आया कैसे और क्या किसी बड़े रैकेट का हाथ भी इस लड़के के पीछे है। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। कोटा में कल जेईएन के साथ जोर आजमाइश करने वाले पार्षद को जेल भेज दिया गया है। ओम गुंजल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। आपको बता दें कि मारपीट का आरोपी पार्षद कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल का भतीजा है। पार्षद की निकली हेकड़ी, गुंडागर्दी करने पर पहुंचे जेल, जेईएन से की थी मारपीट। अपने फरमान की नाफरमानी से गुस्साए कोटा के एक पार्षद ओम गुंजल को कोर्ट ने जेल की हवा खिला दी है। जेईएन से मारपीट के आरोपी ओम गुंजल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया गया। हालांकि पार्षद खुद को बेगुनाह बताते रहे। सत्य आपने क्या जो? मैंने कुछ नहीं किया, मिथ्या आरोप है, गलत, बिल्कुल झूठे आरोप है, मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल गुरुवार को जब बिजली के फॉल्ट को समय रहते नहीं सुधारा गया तो पार्षद ओम गुंजल आपा खो बैठे और गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। इस दौरान पार्षद ने जेईएन से मारपीट कर डाली, जिसमें मोहम्मद अकरम का हाथ टूट गया। उसको आज अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 15 दिन का जेसी। आरएससीबी की कोई जो है एएन था, उसके साथ में मारपीट हुई। पार्षद ओम गुंजल को गुंडागर्दी की सजा मिल चुकी है और उम्मीद है कि उन पर से रसूख का भूत भी उतर गया होगा। हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोटा। चूरू में एक परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई। कैमरों पर लिफाफे लगाकर उनकी नजर को धोखा देने की कोशिश की गई। छेड़छाड़ की ये तस्वीरें उन्हीं कैमरों में कैद हो गई और परीक्षा संचालन से जुड़े लोगों की पोल भी खुलकर सामने आ गई। परीक्षा केंद्र के कारिंदों की करतूत, सीसीटीवी की आंखों पर डाला पर्दा। ये सीसीटीवी कैमरे स्कूल में लगाए तो गए हैं नकल रोकने के लिए, लेकिन कारिंदों की ये कारगुजारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की आंखों में धूल झोंकने की ये कोशिश चांदगोटी के स्वामी इंद्रवेश उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां परीक्षा संचालन से जुड़े लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की नजर पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन इन कैमरों ने अपने साथ की जा रही छेड़छाड़ की इस हरकत को सबूत के तौर पर अपनी निगाहों में कैद कर ली और इनकी नीयत की पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी। परीक्षा केंद्र पर कदाचार की गंगा बहाने की मंशा पाले परीक्षा संचालकों की कलई खुलने के बाद गांव के लोग लामबंद हो गए।
परीक्षा संचालकों के मंसूबे को देखकर परीक्षा पर सवाल खड़े होने लगे। गांव के लोगों ने पत्र लिखकर इसकी शिकायत बोर्ड अध्यक्ष और सचिव से की है। मनोज सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चूरू। वो तमाम लड़के एक ही तरह के फरेब का शिकार हुए, सबको एक ही तरह से शिकार बनाया गया और शिकार बनाने वाला कोई और नहीं, एक दुल्हन थी जो जिंदगी में हसीन इत्तेफाक की तरह आती थी मगर जिंदगी झकझोर कर चली जाती थी। मामला टोंक का है जहां एक दुल्हन ने कपड़ों की तरह अपना पति बदलने का काम किया। टोंक की देवली थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों बड़े ही शातिर ठग गिरोह के सदस्य हैं। तीनों ने दर्जनों घरों में शादी की खुशियां देकर चंद दिनों में ही बर्बाद कर दिया। यह गिरोह कुंवारे लड़कों को शादी करने का झांसा देता था और शादी के बाद दुल्हन फरार हो जाती थी। दरअसल इस गिरोह में शामिल यह हसीन महिला किसी भी लड़के को अपने हुस्न की जाल में फंसाने का हुनर बखूबी जानती थी और जैसे ही कोई लड़का इसके रूप में सम्मोहित होकर इसके जाल में फंसता, ये फौरन उससे शादी कर लेती थी। नाता प्रथा के तहत शादी और महिला के गहने बनाने के नाम से लड़कों के साथ जालसाजी की जाती थी। शादी के नाम पर लड़कों से मोटी रकम वसूल ली जाती थी और मौका पाकर विवाहित महिला को लेकर ये गिरोह फरार हो जाता था। ये लोग गिरोह बनाकर पहले अविवाहित पुरुष जो या लड़का होता है उसको स्थानीय संपर्क के माध्यम से तलाश करते हैं और फिर उससे मोटी रकम या गहना वसूल करके ये महिला के साथ फरार हो जाते हैं। इस महिला पर कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कों को फंसाने का आरोप है। मामले का खुलासा तब हुआ जब चांदली की झोपड़िया के रहने वाले लाला राम गुर्जर ने देवली थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर की रहने वाली उर्मिला, रफीक और महेंद्र ने नाता प्रथा के तहत गहने बनाने का हवाला देते हुए 1,60,000 रुपए की ठगी कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी मोटाराम बेनीवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर तीनों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब दोनों आरोपी महिला को लेकर फरार होने की ताक में थे। दिनांक 3/3/2000 को लाला सनब कानाराम गुर्जर निवासी चांदली ने रिपोर्ट केस की कि रेवलिया खुर्द थाना बदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के लोगों ने पत्नी भेजने के नाम पर उनसे 1,60,000 रुपये ठग लिए और वो महिला गुर्जर जाति की नहीं होकर दूसरी जाति की निकली। पहले उसको गुर्जर जाति की बताया और मौका देके वो फरार होना चाह रहे थे वहां से। भले ही गिरोह के तीनों सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस गिरोह के कई सदस्य प्रदेश में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। टोंक से पुरुषोत्तम जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा से 4 दिन पहले गायब हुई फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक मिल गई है। शिप्रा का अपहरण नहीं हुआ था, शिप्रा को कहीं चोट भी नहीं आई है, शिप्रा की फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आया था। फिर सवाल यह है कि 84 घंटे तक गायब रहने वाली शिप्रा गई कहां थी। हम आपके सामने परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि शिप्रा का जयपुर कनेक्शन क्या है। कहानी शुरू होती है 29 फरवरी 2016 को नोएडा के बोटेनिकल गार्डन के पास से। सेक्टर 37 के अपने घर से दोपहर करीब 1 बजे निकली शिप्रा के लिए ढूंढ तब मची जब वो काफी देर तक चांदनी चौक नहीं पहुंची, जहां जाने के लिए वो घर से निकली थी। घंटे गुजरते गए, घर वालों की धड़कनें बढ़ती गईं। शिप्रा के अपहरण होने के डर से घर वालों का बुरा हाल था। परिवार वाले रोने और परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बीच पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस उस वक्त और चक्कर में पड़ गई जब शिप्रा के मोबाइल से ही पुलिस को दिल्ली के लाजपत नगर से फोन गया, लेकिन महज 7 सेकंड में बिना कुछ बातचीत के फोन कट गया। पुलिस को शिप्रा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन सोमवार दोपहर 2:56 पर लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास मिली। उसके गायब होने के बाद हालांकि फिरौती की कोई कॉल नहीं आई, लेकिन पुलिस अपहरण के एंगल से भी जांच में जुट गई। महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। तफ्तीश में पुलिस को शिप्रा की कार सेक्टर 29 में विजया एनक्लेव के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। ड्राइवर सीट के गेट की विंडो खोली हुई थी। गेट खोला तो चाबी ब्रेक के पास नीचे गिरी हुई थी।
छानबीन में पुलिस को ये पता चला कि शिप्रा का बुटीक शॉप को लेकर सेक्टर 29 के एक शख्स से पिछले 4 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी। पुलिस ने इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच की और शिप्रा के परिवार ने इसी तनेजा परिवार के नाम पर एफआईआर भी लिखवाई थी। अब कहानी में एक एक करके किरदार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन शिप्रा का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने अब सारा जोर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर लगाया। पुलिस शिप्रा के मोबाइल फोन की डिटेल को लेकर आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी कि कहीं शिप्रा का कुछ पता चल सके। नोएडा में शिप्रा के घर से लेकर दिल्ली के लाजपत नगर तक जाने वाले सभी संभावित रास्तों में पड़ने वाले सीसीटीवी वीडियो खंगाले गए, लेकिन शिप्रा का कहीं नामो निशान नहीं था।